आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ टेबल चैप्टर का सेकेंड क्लास। दैट इज फोर्स ऑफ मोर्टालिटी। फोर्स ऑफ मोर्टालिटी। फोर्स ऑफ मोर्टालिटी इट इज डिनोटेड बाय म्यू एक्स प्लस टी। इसको हम म्यू एक्स प्लस टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसको बोलते कैसे हैं? इसको कहते हैं फोर्स ऑफ मोर्टालिटी एट एज एक्स प्लस टी। फोर्स ऑफ मोर्टालिटी एट एज एक्स प्लस टी। देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? इसकी डेफिनेशन है म्यू एक्स प्लस टी इज लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, पी ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी प्लस एच। गिवन है कि टी एक्स हमारा टी से ग्रेटर है एंड 1 अपॉन एच। ठीक है, ये हमने किसकी बात की? ये हमने बात की एक पर्सन जिसकी ऑलरेडी एक्स एज हो चुकी है। अगर मैं इसको न्यू बॉर्न की टर्म में बात करूं तो म्यू एक्स प्लस टी अगर मैं चाहता हूं तो वो क्या होगा कि एक न्यू बॉर्न एक्स प्लस टी प्लस एच का होने से पहले मर जाए, गिवन है कि एक न्यू बॉर्न एक्स प्लस टी तक ऑलरेडी जी चुका है। एक न्यू बॉर्न एक्स प्लस टी तक ऑलरेडी जी चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो चलो मैंने ही बोल दिया कि बुक की डेफिनेशन ये है, फोर्स ऑफ मोर्टालिटी इसके बराबर होता है। देखो ये आप देख रहे हैं कि ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया हुआ है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर में क्या दे रखा है? न्यूमरेटर क्या है? ये है। ठीक है, या न्यूमरेटर क्या है? ये है। दोनों ही केस में जो न्यूमरेटर में वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है जो क्या बताती है? अगर मान लो मैं एक्स एज के पर्सन की बात करूं कि एक एक्स एज का पर्सन जो टी ईयर जी चुका है या न्यू बॉर्न जो x प्लस टी तक ऑलरेडी जी चुका है, वो x प्लस टी प्लस एच का होने से पहले मर जाए। जो बंदा x प्लस टी तक तो जी चुका है बट x प्लस टी प्लस एच का होने से पहले मर जाए, और h क्या है? h है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी विच इज अप्रोचिंग टू जीरो। h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी दैट इज अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, यानी कि एक स्मॉल मूवमेंट में मरने की प्रोबेबिलिटी। ये सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि एक एक्स एज का पर्सन जो टी ईयर्स तक तो जी चुका है या एक न्यू बॉर्न जो एक्स प्लस टी तक जी चुका है वो एक्स प्लस टी प्लस एच का होने से पहले मर जाए, तो एक्स प्लस टी से एक्स प्लस टी प्लस एच के बीच में मर जाए, और एच मैंने बताया अप्रोचिंग टू जीरो एक क्वांटिटी है। ठीक, चलो अभी हम एक जनरल बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा हुआ है, अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है कि अगर a बाय b चाहिए होता है। ठीक है, ये जिन्होंने CS1 नहीं पढ़ा उनको भी पता है, 11-12 में पढ़ चुके हैं हम ये बात। a बाय b अगर चाहिए तो a इंटरसेक्शन b को हम p ऑफ b से डिवाइड करते हैं। अगर मुझे b बाय a चाहिए तो हम a इंटरसेक्शन b को p ऑफ a से डिवाइड करते हैं। यानी a बाय b का मतलब क्या होता है? a अंडर कंडीशन b, यानी b हो चुका है, अब a के होने के क्या चांस हैं? तो इसका मतलब जो सैंपल स्पेस मेरा हो गया वो क्या हो गया? सैंपल स्पेस मेरा हो गया टोटल जितने b के केसेस थे। अब b में से मुझे ये देखना है कि b में से a के साथ b कितनी बार होता है। तो न्यूमरेटर में a इंटरसेक्शन b और डिनोमिनेटर में हमारा p ऑफ b, एंड सेम केस p ऑफ b बाय a का, जिसमें सैंपल स्पेस हमारा क्या बन जाएगा? p ऑफ a बन जाएगा कि a हो चुका है। तो फेवरेबल केसेस तो पता नहीं बट टोटल केसेस सैंपल स्पेस में पता है p ऑफ a है। अब फेवरेबल क्या है? जिसमें a और b इकट्ठे हुए हों, तो a और b इकट्ठे होने का मतलब a इंटरसेक्शन b की हम बात कर रहे हैं। तो इस चीज को अगर हम छोड़ के हम ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें, मान लो मैं कहता हूं कि मुझे ये कैलकुलेट करना है
t लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टी, गिवन है कि t ग्रेटर देन x है। मैं ये निकालना चाहता हूँ, इसका फोर्स ऑफ मोडालिटी से अभी कोई लेना देना नहीं है, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। तो यानी कि एक तरह से ये a है, ये b है, एक तरह से ये जो है a है और ये क्या है, b है। अगर a बाय b निकालना हो तो क्या होता है, दैट इज a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का मतलब t इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टी, इंटरसेक्शन t इज मोर देन x डिवाइडेड बाय t इज मोर देन x। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से ये होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि t x से तो बड़ा हो बट t x प्लस टी के बीच में हो, t x से तो बड़ा हो बट t x प्लस टी से छोटा हो, इसका मतलब t की वैल्यू x से लेकर x प्लस टी के बीच में हो, तो मैं इसको कह सकता हूं x से बड़ा हो बट x प्लस टी से छोटा हो, डिवाइडेड बाय t इज मोर देन x। बताइए यहां तक कोई डाउट है क्या कि t की वैल्यू x से तो ज्यादा हो बट x प्लस टी से कम हो। अगर आपको याद हो कि हमने CDF नाम की चीज की थी, जब हम बोलते थे कि t इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टी है तो हम उसको fx प्लस टी कहते थे। तो अगर कोई चीज मैं कहता हूं a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b है तो हम इसको fb माइनस fa भी कहते थे कि अगर a और b के बीच में है, ठीक है। तो b तक की सारी प्रोबेबिलिटीज में से a से पहले की सारी प्रोबेबिलिटीज को मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है, a तक की प्रोबेबिलिटीज को माइनस कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा कि a और b के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस चीज को मैं क्या कह सकता हूं, इस चीज को मैं कह सकता हूं f ऑफ x प्लस टी माइनस में f ऑफ x डिवाइडेड बाय t ग्रेटर देन x को याद होगा, हम कह सकते हैं sx, ठीक है। fxt मैंने बताया था, fxt होता है tqx कि x एज का पर्सन t ईयर्स तक मर जाए, तो fx प्लस टी क्या हो गया, x प्लस टी q0 कि एक न्यू बॉर्न x प्लस टी तक मर जाए, माइनस में एक न्यू बॉर्न x तक मर जाए, डिवाइड बाय sx को क्या कह सकते हैं कि एक न्यू बॉर्न x तक जिंदा रहे, ठीक है। यानी कि ये इसके बराबर हो गया। अब अगर मैं इस q को p की फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस टी पी जीरो माइनस 1 माइनस एक्स पी जीरो डिवाइडेड बाय एक्स पी जीरो विच इज नथिंग बट एक्स पी जीरो माइनस में एक्स प्लस टी पी जीरो डिवाइडेड बाय एक्स पी जीरो, ठीक है। विच इज, अगर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको L की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। L की फॉर्म में मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। पहले तो मैं इसको आपको बताता हूं कि जब हम प्रोबेबिलिटी को स्प्लिट करते हैं, जैसे मैं चाहूं कि एक न्यू बॉर्न x प्लस टी तक जिंदा रहे, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक न्यू बॉर्न x प्लस टी तक जिंदा रहना चाहता है तो एक न्यू बॉर्न पहले x तक रह ले जिंदा, फिर x का होके फर्दर t ईयर जिंदा रह ले। तो मैं इस चीज को इससे अगर रिप्लेस कर दूं तो मेरा ये बन जाएगा एक्स पी जीरो माइनस में एक्स पी जीरो इंटू टी पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स पी जीरो। इसमें से एक्स पी जीरो कॉमन लेके कैंसिल कर दूं तो 1 माइनस टी पी एक्स विच इज इक्वल टू टी क्यू एक्स। यानी कि अगर मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x, अगर मैं निकालना चाहता हूं कि किसी की टोटल लाइफ x प्लस टी से ज्यादा है जबकि उसकी टोटल लाइफ x प्लस टी से कम है जबकि उसकी टोटल लाइफ x से तो ज्यादा थी, तो वो किसके बराबर हो जाएगा कि x एज का पर्सन विद इन टी ईयर मर जाए, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली है वो किस चीज की निकाली है कि t जो है हमारा लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टी है, जबकि गिवन है कि t जो है मोर देन x था, ठीक है। ये तो मैंने चलो प्रूव कर दिया कि ये टी क्यू एक्स के बराबर है। इसको आप चाहो तो L की फॉर्म में भी चेंज कर सकते थे कि जैसे यहां से मान लो आपका दिल करता है नहीं, आप इसको ऐसे प्रोबेबिलिटी स्प्लिट नहीं करना चाहते, तो ऊपर क्या था एक्स पी जीरो, एक्स पी जीरो को क्या लिख सकते हैं एल एक्स डिवाइडेड बाय एल जीरो, और क्या था एक्स प्लस टी पी जीरो यानी कि एल एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय एल जीरो डिवाइडेड बाय एक्स पी जीरो यानी कि एल एक्स अपॉन एल जीरो। चलो जी कॉमन लेके काट दो,
Lx से Lx कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस एल एक्स प्लस टी डिवाइड बाई एल एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस टी पी एक्स और दिस कैन बी रिटन एज टी क्यू एक्स। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम इस बात की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि उसकी टोटल लाइफ x से ज्यादा थी बट x प्लस टी से कम थी, गिवन है कि उसको टोटल लाइफ x से ज्यादा है बट उसकी लाइफ x प्लस टी से कम हो, मतलब वो x से लेकर x प्लस टी के बीच में मर जाए, तो विच इज इक्वल टू टी क्यू एक्स होता है। ये मैंने एक जनरल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको जो एक्सप्लेन किया है। अब हम वापस आते हैं म्यू एक्स प्लस टी पे कि म्यू एक्स प्लस टी क्या था। देखो म्यू एक्स प्लस टी क्या था, म्यू एक्स प्लस टी था लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 अपॉन h p ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू x प्लस टी प्लस h। गिवन है कि t जो है x प्लस टी से ज्यादा है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं यहां पर मेरा x की जगह क्या आ गया x प्लस टी और t की जगह क्या आ गया h। मेरा x की जगह आ चुका है यहां पे x प्लस टी और t की जगह क्या आ चुका है h। तो मैं इसको कह सकता हूं h क्यू x प्लस टी, इसको मैं कह सकता हूं h क्यू x प्लस टी, यानी कि एक x प्लस टी एज का पर्सन विद इन h ईयर मर जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है ऊपर वाला एक्सप्रेशन, यानी न्यूमरेटर जो है वो ये है कि एक x प्लस टी एज का पर्सन विद इन h पीरियड मर जाए, ठीक है। सो जो 1 अपॉन h इंटू लिमिट h अप्रोचिंग 0 कर रहा हूं ये क्या है, अभी तक हमारी ना ये बात तो क्लियर हुई नहीं कि फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी होता क्या है। अभी तक तो सिर्फ हम पहुंच रहे हैं वहां तक कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बजाय एक्चुअल नोटेशन में किस तरह से लिख सकते हैं, ये नहीं समझ आया अभी तक कि फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी होता क्या है, ठीक है। चलो इस पे अब आते हैं। अब देखो फिर से ये क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, फिर से ये किसकी फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, जिसमें कि न्यूमरेटर क्या है प्रोबेबिलिटी है। आपको पता होगा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। प्रोबेबिलिटी के साथ कभी आपने ये नहीं देखा होगा इसकी प्रोबेबिलिटी इतने किलोग्राम है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतने सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। बट h क्या है, h तो टाइम पीरियड है, h क्या है टाइम पीरियड है। अब एक यूनिट वाली क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, एक यूनिटलेस क्वांटिटी को अगर हम एक यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं जिसकी की h, जैसे हम h से डिवाइड करें यहां पर, जिसकी की यूनिट क्या है टाइम है, तो अब एक यूनिटलेस क्वांटिटी को किसी यूनिट से डिवाइड कर देते, यूनिट वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पर वो यूनिटलेस नहीं रहता। तो इससे ये तो प्रूव हो गया कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या थी, प्रोबेबिलिटी इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, बट म्यू एक्स प्लस टी की यूनिट आ गई, ठीक है, इज नॉट यूनिटलेस। उसकी यूनिट क्या है, क्यों जो h की यूनिट है उसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। म्यू एक्स प्लस टी अब यूनिटलेस तो नहीं रहा, तो इससे ये तो हमने साबित कर दिया, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि म्यू एक्स प्लस टी इज नॉट द प्रोबेबिलिटी। म्यू एक्स प्लस टी हमने ये तो प्रूव कर दिया कि प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। अब है क्या, ठीक है, ये तो हमने बोल दिया कि म्यू एक्स प्लस टी ऐसे होता है, म्यू एक्स प्लस टी को ऐसे लिख सकते हैं। म्यू एक्स प्लस टी प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि ऊपर प्रोबेबिलिटी है बट नीचे यूनिट वाली डिजिट नंबर है, तो इसलिए डिवाइड करके यूनिटलेस तो रहा नहीं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। बट म्यू एक्स प्लस टी आखिर है क्या, ठीक है। चलो अब आते हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं, चिंता मत करो। देखो हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी, डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी। डेरिवेटिव हम दो तरीके से करते हैं, एक तो डायरेक्टली कर देते हैं, जैसे पावर नीचे लाते हैं, एक पावर कम कर देते हैं, जैसे n x n माइनस 1 कर देते हैं x पावर n का, और हर फंक्शन के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं डेरिवेटिव करने के। बट अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल में था कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है और हम इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो हम करते थे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, याद है, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, इसको हम एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते थे।
और dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स क्या होता था, ये होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। सो यानी कि अगर हम x में कुछ स्मॉल चेंज करते हैं, x में हमने कितना चेंज किया, x को हमने x प्लस एच बना दिया, अगर हम x में स्मॉल चेंज करते हैं तो फंक्शन में कितना चेंज होगा। ठीक है, अब अगर मैं चेंज देखूं, सिंपल टर्म्स में चेंज देखूं तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जो था वो क्या था, चेंज था। ठीक है, सिंपल टर्म में चेंज ये था। पर अगर हम देखो वापस इसको यहीं छोड़ते हुए हम अगर वापस म्यू एक्स प्लस टी पे आए तो म्यू एक्स प्लस टी क्या था, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 1 अपॉन एच क्यू एक्स प्लस टी था। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसमें से 0 क्यू एक्स प्लस टी माइनस कर देता हूं। ठीक है, यहां पर आपका फर्ज बनता है कि आप झंडा लेके खड़े हो जाएं। ठीक है, आंदोलन शुरू कर दें। क्या आप कहोगे ये तो सुना था कि किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ प्लस माइनस करते फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस करते फर्क नहीं पड़ता। ये तो पहली बार देख रहे हैं कि हाँ जी माइनस कर रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी करते रहोगे, अपनी मर्जी से आपने इसको माइनस कर दिया तो प्लस भी तो करो। ठीक है, सिर्फ माइनस करने जैसे थोड़ी कि हाँ जी आप जो चाहोगे वो लिख दोगे। देखो 0 को माइनस कर सकते हैं, 0 को माइनस करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यस, हाँ 0 को दिक्कत नहीं है। तो मैं बस यही दिखाना चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है 0x प्लस टी की जो वैल्यू है ना ये 0 है, क्योंकि देखो क्या है 0x प्लस टी का मतलब क्या होता है कि जो बंदा x प्लस टी का है वो x प्लस टी प्लस 0 तक मर जाए। ठीक है, यानी जो जिंदा है वो मरा भी हुआ है। अब जो मर मर के जी रहा है, ये बातें सुनने में शायराना अंदाज में कुछ भी बोल सकता है कि मर मर के जी रहा हूं, बट या तो कोई मरा हुआ होगा या जिंदा होगा, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे या तो कोई मरा हुआ हो सकता है या जिंदा हो सकता है, चाहे मरे से बदतर हो, चाहे उसकी जिंदगी, कहते हैं ना हाँ जी ये जीना भी तो जीना है। ठीक है, मरे से बदतर जिंदगी है, अरे मरे से बदतर है मुझे नहीं मतलब, जिंदा तो है, सांसें तो चल रही हैं, दिल तो धड़क रहा है। अब ये दिल धड़क रहा है को कुछ लोग इस सेंस में ले जाते हैं, हो सकता है किसी के लिए धड़क रहा हो, नहीं, यहां पर मतलब बेफालतू की बातें नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम यहां सीधी बात है कि यस हार्ट बीट चल रही है ना तो जिंदा है वो। ठीक है, सो x प्लस टी वाला x प्लस टी प्लस 0 तक मर जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। और अगर मैं कहूं कि x प्लस टी वाला 0 पे जिंदा हो तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। x प्लस टी वाला, जब हम बोलते हैं कि x प्लस टी पे जिंदा है, वो x प्लस टी प्लस 0 पे भी जिंदा हो, तो जो जिंदा है वो जिंदा ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी, 1 से कम तो हो नहीं सकती। ठीक है, सो चाहे ये भी बोले कि हाँ जी अधमरा हो चुका है, अधमरा हो चुका है, तो ये नहीं हम करेंगे कि x प्लस टी प्लस 0 पे उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ लिख लेंगे। ठीक है, x प्लस टी पे जिंदा था, x प्लस टी प्लस 0 पे जिंदा है, इसकी प्रोबेबिलिटी सर्टेन है, यानी कि 1 के बराबर होगी हमेशा। सो ये चीज क्योंकि 0 के बराबर है, एंड अगर मैं इसको उस टर्म में बात करूं, डेरिवेटिव की टर्म में बात करूं, तो ये एक तरह से इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं, इसको और इसको मैं कंपेयर करूं, तो ये एक तरह से न्यूमरेटर में डिफरेंस गिवन है, और जब मैं इसको h से डिवाइड करके लिमिट h अप्रोचिंग 0 ले लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ दी फंक्शन आ जाएगा। यहां पर मेरा फंक्शन क्या है, यहां पर मेरा फंक्शन क्या है, 0q(x + t) है, यानी कि x + t वाले बंदे की बात हो रही है कि पहले हमने x को 0 लिया हुआ है, मतलब एक तरह से ये मेरा फंक्शन है, जो भी मेरा से फंक्शन हो, से f y मान लो फंक्शन है, y q(x + t) है, मैंने पहले f at 0 निकाला, फिर f at 0 + h निकाला, उसका मैंने डिफरेंस लिया, जो उसका डिफरेंस है वो ये आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस क्या बता रहा है कि डेथ की प्रोबेबिलिटी में 0 से 0 + h करने पर कितना चेंज आ रहा है, बट जब हम उसको h से डिवाइड करते हैं और लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ले लेते हैं, तो ये बताता है रेट ऑफ द चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इतनी कथा कहानी करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि व्हाट इज म्यू। ठीक है, व्हाट इज म्यू, म्यू x + t इज द म्यू x + t
is the rate of change of probability of death, rate of change of probability of death with respect to time. ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी में किस रेट से चेंज हो रहा होगा. ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले टाइम 0 लिया, फिर 0 को रिप्लेस किया 0 प्लस h से, यानी कि 0 x प्लस टी से x प्लस टी प्लस h तक जाने में मरने की प्रोबेबिलिटी में कितना चेंज आ रहा है, h से डिवाइड किया, h लिमिट 0 ली, तो हमें मालूम चल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ. ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन में मैं x प्लस टी में, अगर इस एक्सप्रेशन में मैं t को 0 ले लेता हूं, ठीक है, तो मेरा लेफ्ट साइड बन जाएगा म्यू एक्स, राइट साइड बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 अपॉन h क्यूब एक्स प्लस 0 डिवाइड, ठीक, h क्यूब एक्स प्लस 0, यानी कि म्यू एक्स की मेरी डेफिनेशन ये हो गई कि 1 अपॉन h क्यूब एक्स लिमिट h अप्रोचिंग टू 0. ठीक है, अब मैंने अभी ये बताया था आपको कि म्यू एक्स जो है इसकी यूनिटलेस तो नहीं रही है. ठीक है, म्यू एक्स यूनिटलेस तो नहीं रहा, तो इसकी यूनिट क्या होगी. देखो h हमारा, क्योंकि उसकी यूनिट क्या है, टाइम है, h की यूनिट टाइम है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो यूनिट होगी टाइम इनवर्स होगी, 1 अपॉन h हो रहा है. ठीक है, जनरली हम ना जब प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं तो ईयरली बात करते हैं, तो जब भी हम यहां पर टाइम लेके चलते हैं तो ईयरली लेके चलते हैं, तो इसलिए इसकी जो हम यूनिट लेके चलते हैं बजाय टाइम इनवर्स लिखने के स्टैंडर्ड फॉर्म में ईयर इनवर्स हो जाती है. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसकी ईयर इनवर्स लिख लेते हैं. चलिए, ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ म्यू एक्स. अब एक चीज और देखते हैं. देखो, अगर हम क्यू एक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ का ग्राफ देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है. तो देखो, इनिशियली हाई इन्फेंट डेथ रेट के कारण प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ जो रहती है वो हाई रहती है, देन ये कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि देखो जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही जैसे कॉम्प्लेक्सिटी के साथ पैदा होते हैं, एंड पहले 2-4 दिन के अंदर कई बार बच्चों की डेथ हो जाती है, पैदा होते ही डेथ हो जाती है, एंड कुछ ऐसे होते हैं कि कोई इन्फेक्शन होता है, इलाज तो चलता रहता है 10-15 दिन तक, बट हो सकता है बच्चा सर्वाइव ना कर पाए. यानी कि इन्फेंट डेथ रेट के कारण जो 0 एज होती है उस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ जो होती है थोड़ी ज्यादा होती है, बट जैसे जैसे बच्चे का इम्यून सिस्टम बिल्ट होना शुरू हो जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ कम होनी शुरू हो जाती है. उसके बाद जो डेथ्स रह जाती हैं उनको जनरली हम ना कॉट्स डेथ बोलते हैं, कि जैसे बच्चा गिर गया, बेड से गिर गया, या पता तो होता नहीं बच्चे को क्या करना है, कुछ उल्टा सीधा जमीन से उठा के खा लिया, तो इस वजह से अगर डेथ्स होती हैं तो उनको हम इसमें काउंट करते हैं कॉट डेथ के अंदर. बट इसके बाद आप देख रहे हैं कि बीच में एक ऐसा हम्प आ रहा है. ठीक है, ऐसा एक हम्प आ रहा है जो कि एज 18 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 23 के बीच में आता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट हम्प. इसको हम कहते हैं एक्सीडेंट हम्प, जो कि नॉर्मली 18 की एज से स्टार्ट होता है. और इसके रीजंस क्या होते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ जो एकदम से इंक्रीज हो जाती है और उसके बाद वापस नीचे आ जाती है, तो अपने आप को रिलेट मत करना शुरू हो जाना इसमें कि हाँ जी हम भी 18 से 23 के बीच में हैं तो इसका मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ हाई है. डिपेंड करता है हरकतें क्या हैं. ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो ड्रग एब्यूज होता है वो भी 18 to 23 के बीच में नॉर्मली यही होता है, यानी जो आदतें खराब होती हैं वो यही होती हैं. ठीक है, एंड अल्कोहल अब्यूज, इसके अलावा एंड जो नया नया गाड़ी चलाना सीखा है, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सड़क पे नागिन डांस करते हुए चलना है, स्कूटी के ऊपर नजर आ रहा होता है हमें. जैसे कई बार देखते हैं कि हमारे सामने से कोई निकला और वो कैसे निकला, मतलब ऐसे निकला कि लगता ही नहीं था कि अगली रेड लाइट तक पहुंचेगा, और कई बार होता भी है कि अगली रेड लाइट तक नहीं पहुंचा होता, बीच में ही वो जो है बिखरा पड़ा होता है कहीं ना कहीं. और मेन जो होती है इसमें बात होती है कि जो बिना डिटॉल वाली चोटें होती हैं. अब ये बिना डिटॉल वाली चोटें क्या होती हैं? ठीक है, दिल पे लगने वाली चोटों को बिना डिटॉल वाली, क्योंकि जो भी ज़्यादातर सुसाइड्स होते हैं
वो इसी एज ग्रुप के अंदर होते हैं 18 to 23 में। मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाता है, वो किसी वजह से भी हो सकता है। आपका कुछ ब्रेकअप हो गया उसकी वजह से हो सकता है, आप ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं बट उसके बाद भी आपको जो है ना मतलब कोई प्रेज नहीं मिल रहा, कहीं पे आपका कुछ काम नहीं बन रहा है तो फ्रस्ट्रेट होके हो सकते हैं। हो सकता है कि लगातार जो है किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे थे वो नहीं अचीव हो पा रही, फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो गया, लोग कर लेते हैं, मतलब बेवकूफ होते हैं जो ऐसा करते हैं। ठीक है, सो इसके बाद प्रोबेबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि अकल आ जाती है। अकल आ जाती है मतलब आदमी कंप्रोमाइज करके जीना सीख लेता है कि मतलब जिसकी वजह से ऐसे दिमाग में ख्याल आ रहे थे उसकी तो शादी हो गई, उसका तो अगले साल या हो सकता है 2 साल बाद उसका बच्चा स्कूल भी चला जाएगा और आप अभी भी उसके ख्यालों में जी रहे हैं, तो अकल आ जाती है नहीं अब कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब मूव ऑन करो। तो मूव ऑन करने का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हमने कर दी कि QX का ग्राफ किस तरह से होता है, हमने QX के ग्राफ को डिस्कस किया। अब बात करते हैं म्यूएक्स की। अगर हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ म्यूएक्स का, ठीक है, तो म्यूएक्स बेसिकली क्या था, QX का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, म्यूएक्स क्या था, QX का रेट ऑफ चेंज। तो अगर मान लो कि म्यूएक्स का ग्राफ, मैं म्यूएक्स की वैल्यू देखना चाहता हूं और QX का ग्राफ एक कांस्टेंट है, QX का ग्राफ एक कांस्टेंट हो तो म्यूएक्स क्या होगा, कांस्टेंट का चेंज, कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होता है। तो अगर QX एक कांस्टेंट है, QX प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ अगर हर एज पे एक कांस्टेंट है, मतलब X की वैल्यूज बढ़ने के बाद भी QX की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका जो फोर्स ऑफ मोर्टालिटी रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, इसका फोर्स ऑफ मोर्टालिटी 0 रहेगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर मान लो जो QX है उसका ग्राफ, अगर मैं कहूं कि QX का जो ग्राफ है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, QX का ग्राफ एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर फंक्शन, लीनियर का डेरिवेटिव कांस्टेंट, इसका मतलब म्यूएक्स जो होगा उस स्ट्रेट लाइन का जो फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन, उसका डेरिवेटिव होगा यानी कि कांस्टेंट होगा क्योंकि वो उसका रेट ऑफ चेंज है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर फंक्शन क्योंकि कांस्टेंट होता है तो हम कहेंगे कि म्यूएक्स क्या है, एक कांस्टेंट है। म्यूएक्स क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अगर म्यूएक्स कांस्टेंट हो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ मोर्टालिटी है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स ऑफ मोर्टालिटी है। देखो जो म्यूएक्स की वैल्यूज है ना, म्यूएक्स की वैल्यूज हमें AM92 में डिफरेंट एजेस पर प्रोवाइडेड है। अगर मैं इसकी देखूं वैल्यू, जैसे QX दिया है ऐसे ही अगर हम देखें तो ये म्यूएक्स की वैल्यूज भी दे रखी हैं। ठीक है, ये पूरा जो कॉलम दिया हुआ है जैसे म्यूएक्स की वैल्यूज यानी अलग अलग एजेस पर म्यूएक्स की वैल्यू दे रखी है। एंड आप देखेंगे कि म्यूएक्स की वैल्यू मैं जैसे जैसे बढ़ रहा हूं आगे तो म्यूएक्स की वैल्यू 120 पे आते आते 2 हो गई है। ठीक है, आते आते 2 हो गई है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। फिर से बता रहा हूं ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी होती तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, 1 होती। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये तो बात हो गई कि फोर्स ऑफ मोर्टालिटी हमें गिवन है, सॉरी फोर्स ऑफ मोर्टालिटी कांस्टेंट आ गई, या अगर हमें टेबल से देखनी है तो हम देख सकते हैं। पर कई बार ना हमें क्या दिया होता है, लाइफ टेबल फंक्शन हमें दे देते हैं, हमें एक ना लाइफ टेबल फंक्शन दे देते हैं और हमसे बोला होता है कि फोर्स ऑफ मोर्टालिटी निकालो। ठीक है, हमें एक लाइफ टेबल फंक्शन प्रोवाइडेड होता है और हमें बोला होता है कैलकुलेट फोर्स ऑफ मोर्टालिटी। अगर मुझे लाइफ टेबल फंक्शन दिया हो और मुझे फोर्स ऑफ मोर्टालिटी निकालना हो तो हम क्या करेंगे। देखो म्यू एक्स की डेफिनेशन क्या है, म्यू एक्स इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1/h इंटू HQX। ठीक, अगर मैं इसको चाहूं p की फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखूंगा, 1 माइनस में लिख लूंगा इसको मैं। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस में HPX।
So limit h approaching to 0, 1 upon h into 1 minus hpx, which is limit h approaching to 0, 1 upon h, 1 minus lx plus h divided by lx. ठीक है, that is limit h approaching to 0, 1 upon h, lx minus lx plus h divided by lx. ठीक है, इसमें से मैं माइनस बाहर ले जाता हूं और lx बाहर ले जाता हूं। जिसमें h नहीं है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ सकता है। जिसमें h नहीं है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ सकता है। तो बचता क्या है? लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, lx प्लस h माइनस में lx डिवाइड बाय h, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। किसका ख्याल आता है? ठीक है, हमें ख्याल आता है डेरिवेटिव का। किसका डेरिवेटिव? lx का डेरिवेटिव, d बाय dx ऑफ lx, क्योंकि फंक्शन मेरा x की फॉर्म में है तो d बाय dx करूंगा मैं। अब 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या हो जाता है? ये हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव फंक्शन क्या बन गया? डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि म्यू एक्स इन टर्म्स ऑफ एल एक्स इसके बराबर होता है। ठीक है, एक ये टास्क आपके लिए है, ये आप अपने आप प्रूव करेंगे। म्यू एक्स प्लस टी इज माइनस डी बाय डी टी, नॉट एक्स, माइंड इट, टी बाय डी टी ऑफ लॉग ऑफ एल एक्स प्लस टी। ये आप खुद प्रूव करेंगे। करना वैसे ही है, म्यू एक्स प्लस टी का पहले फॉर्मूला लिखोगे जो मैंने आपको बताया हुआ है। म्यू एक्स प्लस टी का फॉर्मूला 1 अपॉन एच, एच क्यू एक्स प्लस टी से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आप इसको प्रूव करेंगे कि म्यू एक्स प्लस टी इसके बराबर होता है। चलिए, अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो मैं कहूं आपको lx की वैल्यू दे रखी है 120 माइनस एक्स, lx की वैल्यू दे रखी है 120 माइनस एक्स, और मेरा क्वेश्चन है फाइंड म्यू 50, फाइंड म्यू 50। तो देखो किस तरह से निकालूं मैं म्यू 50। देखो lx का मुझे पता है क्या है, तो म्यू x किसके बराबर होता है? माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ lx। ठीक है, which is minus 1 upon 120 minus x into derivative minus 1, which is 1 by 120 minus x हो गया। This is the value of mu x। अगर मुझे mu 50 चाहिए तो क्या करूं? Which is 1 by 70। और जैसे mu को हम देखें आप तो किसकी टर्म में डेसिमल के बाद 6 प्लेस में लिखा जाता है म्यू को, तो यहां पर भी 1 बाय 70 अगर मैं करता हूं तो 1 डिवाइड बाय 70 करके वैल्यू आई 0.014285। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये वैल्यू को देखा कि म्यू 50 ये है। टेबल आपके पास होती ही है, टाइम पास करने के लिए आपने क्या किया, आपने क्या किया, यहां पर वैल्यू ढूंढी 50 की, और वहां पर वैल्यू क्या आ रही है 0.002372, और उसी टाइम उठा के आपने मुझे कॉल कर दिया कि सर ये क्या मतलब है, आपने तो म्यू 50 ये निकाला था, टेबल में तो म्यू 50 की वैल्यू कुछ और ही दे रखी है। तो मैंने कब कहा कि टेबल वाले मेरे वाला लाइफ टेबल फंक्शन मान रहे हैं? टेबल वालों के लिए लाइफ टेबल फंक्शन उनका पता नहीं क्या है। ठीक है, तो जो भी लाइफ टेबल फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग म्यू की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो इसलिए जो आपने निकाली है और जो टेबल में दे रखी है वो डिफर ही होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि AM92 टेबल वाले ने कौन सा लाइफ टेबल फंक्शन एज्यूम करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, तो कॉल नहीं करना इस बात के लिए, समझ गए? चलिए, अब हम आगे आते हैं इसके। जैसे हमें QH पता, ठीक है,
उसके बेस पे म्यू एस्टिमेट करना हो, या म्यू पता हो उसके बेस पे क्यू अप्रोक्सीमेट करना हो, तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, देखो हमें पता है कि म्यू एक्स प्लस टी किसके बराबर होता है। म्यू एक्स प्लस टी होता है किसके बराबर, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 1 अपॉन एच क्यू एक्स प्लस टी। ठीक है, तो जैसे ही हम लिमिट को हटाते हैं ना, तो वैसे तो ये बनता है कि अगर मैं लिमिट हटाता हूं तो 1 अपॉन एच क्यू एक्स प्लस टी जो है ये बन जाएगा म्यू एक्स प्लस टी प्लस में ऑर्डर ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, सो 1 अपॉन एच क्यू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू हो गया म्यू एक्स प्लस टी प्लस ऑर्डर ऑफ एच अपॉन एच। ऑर्डर ऑफ एच अपॉन एच के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो हम इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना लेंगे। अदरवाइज जिन्होंने CS1 एंड CS2 पढ़ा हुआ है उनको आइडिया होगा कि ऑर्डर ऑफ एच फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं अभी इसको एक सिंपल जो हमारे मतलब की चीज है कि याद कैसे रखना है उसका मैं तरीका बता दूंगा आपको। तो एच क्यू एक्स प्लस टी क्या हुआ, एच इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, एच म्यू एक्स प्लस टी प्लस में ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, एच क्यू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एच म्यू एक्स प्लस टी प्लस ऑर्डर ऑफ एच हो गया। अब ऑर्डर ऑफ एच जो है, जैसे हम ऑर्डर ऑफ एच को हटाते हैं तो जो इक्वालिटी का साइन है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल में चेंज हो जाता है, यानी कि एच क्यू एक्स प्लस टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच टाइम्स म्यू एक्स प्लस टी होता है। ठीक है, अगर हम t को 0 ले लेते हैं तो एच क्यू एक्स इज अप्रोक्सीमेटली एच म्यू एक्स होता है। यानी कि देखो याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि यहां तक क्या था, ये था, जैसे ही लिमिट हटाओ, जैसे ही आप लिमिट हटाओ तो आप इक्वालिटी को अप्रोक्सीमेट इक्वल में चेंज कर लेना। देखो जैसे हम ये बोलते हैं कि x फंक्शन मेरा x प्लस 2 है, जब x अप्रोचिंग टू 5 है तो फंक्शन अप्रोचिंग टू 7 होता है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक है, x अप्रोचिंग टू 5 है तो मान लो x जो है 4.99 है तो फंक्शन की वैल्यू 6.99 होगी। ठीक है, यानी कि अगर लिमिट x अप्रोचिंग 5 ना होता, ये पता कि 5 के क्लोज है, तो भी जो फंक्शन की वैल्यू होती वो क्लोज टू 7 तो होती ना। ठीक है, अगर लिमिट हटा भी देता हूं और मुझे पता है कि x की वैल्यू जो है 5 के क्लोज है तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो 7 के क्लोज होगी। तो अगर मैं लिमिट हटाता हूं तो मेरा जो इक्वालिटी का साइन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल में चेंज हो जाता है। बस ये याद रखने का तरीका है, शॉर्टकट मान लो। बेसिकली हमारे जो फॉर्मूले हैं वो ये दो हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम में जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, बट हम ये अप्रोक्सीमेशन को ना कुछ कई बार इस्तेमाल करना पड़ जाता है कि क्यू के बदले में हम म्यू के बेस पे ही उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, हमें क्यू की वैल्यू डायरेक्टली वैसे नहीं निकल रही होती। सो अगर मैं देखूं तो एच म्यू एक्स क्या है, एच म्यू एक्स क्या है, एच म्यू एक्स क्या है, it is the probability that a life who has attained an age x dies before, जिसकी ऑलरेडी x हो चुकी है, a life who has attained an age x dies before attaining x plus h का होने से पहले मर जाए, इस बात की अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी है। अब आप बोलोगे पहले आप इतनी देर से बोले जा रहे थे कि म्यू एक्स इज नॉट प्रोबेबिलिटी, म्यू एक्स इज नॉट प्रोबेबिलिटी, अब आप क्या कह रहे हो जी, ये प्रोबेबिलिटी है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि म्यू एक्स प्रोबेबिलिटी नहीं है। म्यू एक्स की यूनिट क्या थी, म्यू एक्स की यूनिट थी टाइम इनवर्स। जैसे म्यू एक्स में 1 अपॉन एच था, 1 अपॉन एच था ना, तभी तो उसकी यूनिट टाइम इनवर्स थी। अगर एक टाइम इनवर्स वाली यूनिट को मैं एच से मल्टीप्लाई करता हूं जिसकी यूनिट टाइम है, एक की यूनिट टाइम, एक की टाइम इनवर्स, तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसलिए जो एच म्यू एक्स रह जाएगा वो फिर से क्या हो जाएगा, यूनिट फ्री हो जाएगा। अब यूनिट फ्री है इसलिए ये जो प्रोबेबिलिटी के अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जैसे इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो एक 50 साल का बंदा है, 50 साल का बंदा है,
जिसकी पर ईयर की फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी म्यू 50 की वैल्यू दे रखी है 0.0044। ठीक है, एच को मैं एक दिन मान लेता हूं, एच को मैं एक दिन मान लेता हूं। मैं चाहता हूं कि एक 50 साल का बंदा विद इन 1 डे मर जाए, विद इन 1 डे मर जाए। यानी कि हो सकता है मैं ये कहूं 50 का हुआ है बट अपने बर्थडे वाले दिन ही उसकी डेथ हो जाए, मतलब बर्थडे वाले दिन ही निपट ले, इधर वो कैंडल ब्लो करे और इधर सारी की सारी जो है अंदर की हवा निकल जाए। मैं कुछ ऐसा चाहता हूं। सोचो मैं कितना किसी का बुरा चाहता हूं, मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी। 1/365 Q50 चाहिए, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H टाइम्स म्यू 50। सो दिस इज नथिंग बट 1/365 टाइम्स 0.0044। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि 365 डेज इन ईयर होते हैं। आप बोलो जी पहले तो आप 365.25 लेके चला करते थे, आप वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्लोज ही आएगा। ठीक है, सो म्यू एक्स इंटू ये किया तो मेरी ये प्रोबेबिलिटी निकल आई कि एक दिन में उसकी मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी कि मैंने म्यू के बेस पे क्यू को अप्रोक्सीमेट कर दिया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा कि अगर मुझे म्यू पता हो और मुझे उसके बेस पे क्यू की वैल्यू एस्टिमेट करनी हो। अब म्यू एक्स को मैंने आपको कैसे कैसे बता दिया, मैंने बता दिया म्यू एक्स को एलएक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, म्यू एक्स प्लस टी को हम एलएक्स प्लस टी की फॉर्म में के डेरिवेटिव में भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं म्यू एक्स को इन फॉर्म ऑफ टीपीएक्स लिखना चाहूं, म्यू एक्स को मैं टीपीएक्स की फॉर्म में लिखना चाहूं तो किस तरह से लिखूंगा। ठीक है, हमने ये तो पढ़ा है कि म्यू एक्स किसके बराबर था, म्यू एक्स था -d/dt ऑफ log ऑफ एल एक्स प्लस टी था। तो टीपीएक्स की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? देखो हमें पता है टीपीएक्स क्या होता है, टीपीएक्स होता है एल एक्स प्लस टी डिवाइड बाय एल एक्स, टीपीएक्स होता है एल एक्स प्लस टी डिवाइड बाय एल एक्स। अगर मैं log ले लूं तो log टीपीएक्स क्या हो जाएगा, log ऑफ एल एक्स प्लस टी माइनस में log ऑफ एल एक्स। ठीक है, मैं इस तरफ डेरिवेटिव कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी, इधर भी डेरिवेटिव कर दिया d/dt ऑफ log ऑफ एल एक्स प्लस टी माइनस d/dt ऑफ log ऑफ एल एक्स, जिसमें t नहीं वो फंक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है, जैसे जिन्होंने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा हो उनको पता होगा कि जब हम एक फंक्शन के एक के रिस्पेक्ट में, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो दूसरे वेरिएबल को हम दूसरे वाले जो होता है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। यानी कि अगर फंक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई है, अगर हम डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई को कांस्टेंट मानते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, ये तब करते हैं अगर z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई की फॉर्म में होता है। अब यहां पर मैं t के रिस्पेक्ट में करना चाहता हूं तो d/dt ऑफ log ऑफ टीपीएक्स, इसका अगर याद हो तो ये चीज अगर ध्यान दें तो म्यू एक्स प्लस टी इसके बराबर था, म्यू एक्स प्लस टी हमारा इसके बराबर था। सो दिस इज नथिंग बट माइनस में म्यू एक्स प्लस टी और ये क्या हो जाएगा 0। तो म्यू एक्स प्लस टी मेरा किसके बराबर हो गया, माइनस d/dt ऑफ log ऑफ टीपीएक्स। तो ये मेरा म्यू एक्स प्लस टी का एक फॉर्मूला था, एक मेरा म्यू एक्स प्लस टी का इन टर्म्स ऑफ टीपीएक्स दूसरा फॉर्मूला हो गया। यानी कि अगर आपको टीपीएक्स का एक्सप्रेशन कुछ पता हो, ठीक है, टीपीएक्स का एक्सप्रेशन पता हो और म्यू एक्स प्लस टी निकालना हो तो आप डायरेक्टली भी ये कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर मैं कहूं जी मुझे टीपीएक्स नहीं पता, मुझे म्यू पता है, मुझे टीपीएक्स नहीं पता, मुझे म्यू पता है बट मुझे टीपीएक्स निकालना है। चलो यहीं से वापस चलते हैं। देखो डेरिवेटिव ऑफ log टीपीएक्स इज माइनस म्यू एक्स प्लस टी है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ log टीपीएक्स इज माइनस म्यू एक्स प्लस टी dt है। ठीक है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हम किया करते थे, मैं दोनों तरफ 0 से लेकर s तक
टी तक मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि टी वेरिएबल है मेरे पास। 0 से s तक मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये हो जाएगा। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कट गए तो क्या बचा, log ऑफ टी पी एक्स लिमिट 0 से s इज इक्वल टू माइनस 0 से s तक म्यू एक्स प्लस टी डी टी। लॉग ऑफ एस पी एक्स माइनस लॉग ऑफ 0 पी एक्स 0 से s तक म्यू एक्स प्लस टी डी टी। नाउ 0 पी एक्स, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि x एज पे जो जिंदा है, चाहे मरो जैसी जिंदगी है तो भी x प्लस 0 पे तो जिंदा ही माना जाएगा। तो log 1 हो गया इज इक्वल टू माइनस 0 से s तक म्यू एक्स प्लस टी डी टी। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है तो log ऑफ एस पी एक्स हमारा हो गया माइनस 0 से लेकर s तक म्यू एक्स प्लस टी डी टी। इधर जो log है राइट साइड में जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। सो एस पी एक्स हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 0 से s तक म्यू एक्स प्लस टी डी टी। और अगर मैं टी पी एक्स चाहता, मैं सिर्फ t और s जो वेरिएबल्स हैं उनको इंटरचेंज कर देता हूं तो मेरा टी पी एक्स का ये फॉर्मूला बन गया कि इफ वी आर गिवन फोर्स ऑफ मोटालिटी का फंक्शन दिया हो हमें और मैं टी पी एक्स निकालना चाहता हूं, यानी कि मैं चाहता हूं कि एक्स एज का बंदा एक्स प्लस टी तक जिंदा रहे, यानी कि मैं चाहता हूं x प्लस 0 से x प्लस टी तक वो सरवाइव करे, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस कहां से, x एज तो करंट एज थी उसकी, मुझे उसको 0 से लेकर t तक लेके जाना है। तो 0 से लेकर t तक, इस बीच में जो भी फंक्शन फोर्स ऑफ मोटालिटी का एप्लीकेबल है उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरी कि x एज का पर्सन t तक सरवाइव करे। यानी कि चाहिए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, बट मैं यूज कर रहा हूं, इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूं किसका, फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी का। ठीक है, यानी कि जिंदा रहने के लिए मरने की बात कर रहा हूं। तो सीधी बात है, वैसे भी जिंदा रहना है मतलब मरने से बचना है। ठीक है, जिंदा रहना है मतलब मरने से बचना है। मतलब अगर मैं एक अलाइव स्टेट और एक डेड स्टेट मान लूं, एक मान लूं कि जिंदा है और एक मरे लोगों की कैटेगरी है, तो जब तक आप मरे लोगों की कैटेगरी में नहीं जाते तब तक आप जिंदा ही हैं। ठीक है, ये चीज जो है ना कि मरने से बचना है, ये आगे हमारा एक पूरा चैप्टर है इस चीज के ऊपर, कंपीटिंग रेस का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि टीपीएक्स इसके बराबर होता है, और फॉर्मूला कहां से आया ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, जैसे अगर इसके बेस पे मैं आपको कहूं कोई क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, जैसे मैं कहूं आपको कि आपको म्यू एक्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, म्यू एक्स का आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हो, से ई रेज टू पावर -0.0002 x -1, ये आपको म्यू एक्स का एक्सप्रेशन दिया है, और मैं आपको कह रहा हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड 5p50 निकालना है। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या बनता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 5 साल जिंदा रखना, 0 से 5, किसको, x प्लस एस वाले को, यानी कि 50 प्लस एस वाले को 5 साल तक जिंदा रखना है। सो 50 प्लस एस फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी को मुझे 0 से 5 तक इंटीग्रेट करके ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ दैट करना है। अब देखो म्यू एक्स का मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, अगर मैं म्यू 50 प्लस एस निकालना चाहूं तो क्या होगा, ई पावर 0.0002 50 प्लस एस -1, इसको मुझे 0 से 5 तक इंटीग्रेट करना है।
अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो e की पावर 0.0002 50 प्लस s डिवाइडेड बाय माइनस 0002 1 का इंटीग्रेशन s 0 से 5 तक। क्या लिमिट पुट करनी सिखाने की जरूरत है या कर लोगे? ठीक है, पहले क्या डालोगे इसमें 0.0002 e की पावर माइनस 0.002 55 माइनस में e रेस्ट पावर माइनस 0002 इंटू 50, ये पहले वाले एक्सप्रेशन में मैंने वैल्यू डाल दी। ठीक है, माइनस में 5 माइनस 0। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर आएगा से दैट इज आंसर। तो मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू एक्सपोनेंशियल ऑफ यानी e रेस्ट पावर माइनस आंसर करूंगा तो मेरी वैल्यू 5p50 की निकल आएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन में आपके करने के लिए छोड़ रहा हूं, e रेस्ट पावर माइनस आप कैलकुलेटर से निकाल लोगे, यानी कुछ काम आपका कुछ काम कैलकुलेटर का, मेरा काम हो गया। ठीक, चलिए, तो ये हो गया कि इफ वी आर गिवन फोर्स ऑफ मेटालिटी, एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑफ मेटालिटी, देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे निकालना हो क्या, मुझे निकालना हो Q, अगर Q का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 3Q54 निकालना है, क्या प्रॉब्लम है, 1 माइनस 3P54 हो गया। ठीक है, P की वैल्यू आपको 3P54 निकालना आता है, कैसे, 3P54 इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 0 से लेकर 3 तक μ54 प्लस s को इंटीग्रेट करने, बस और क्या करना है, कर लोगे अपने आप। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिराइविंग PDF फ्रॉम CDF, यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डेरिवेशन। ऑल तो डेरिवेशन इसका हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, CS1 में आता है ये, एंड हम सिर्फ थोड़ा सा इसको कर रहे हैं, डिस्कस जरूर करेंगे सो दैट कि जिन्होंने CS1 नहीं पढ़ा वो ये ना कहें पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखो, हमें पता है fxt क्या होता है, fxt क्या होता है, tqx होता है, दिस इज कॉल्ड CDF। PDF इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ CDF। ये डिटेल मैं इसमें नहीं जाऊंगा, डिटेल इसमें आप CS1 में पढ़ेंगे, जस्ट जो चीज याद रखने वाली है वो भी याद ही रख रहे हैं। ठीक है, एंड इसके डेरिवेटिव को हम स्मॉल fxt से डिनोट करते हैं। सो हमारा स्मॉल fxt किसके बराबर हो गया, ये हमारा हो गया डेरिवेटिव ऑफ tqx के बराबर हो गया। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ tqx, यानी कि अगर हमें CDF दिया हुआ tqx तो उसका डेरिवेटिव जो PDF होगा वो उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, fxt इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ tqx। अगर मैं ये कहूं कि दिस इज 1 माइनस tpx, दिस इज 1 माइनस tpx, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, तो माइनस डेरिवेटिव ऑफ tpx इज fxt। आप कहोगे अभी अभी तो आपने ये प्रूव किया था कि माइनस डेरिवेटिव ऑफ tpx तो μx प्लस t के बराबर होता है, अब एक ही चीज दूसरे के बराबर कैसे आ गई। ध्यान रहे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ tpx नहीं था, वो माइनस डी बाई डी टी ऑफ लॉग tpx था, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ln tpx लिखा था मैंने μx प्लस t को। ठीक है, सो ये अगर मैं इसको tpx से मल्टीप्लाई और tpx से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको tpx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो tpx इंटू माइनस डी बाई डी टी ऑफ ये क्या बना, log tpx, विच इज μx प्लस t। तो हमारा PDF का एक्सप्रेशन क्या हो गया,
टी पी एक्स मल्टीप्लाइड बाय म्यू एक्स प्लस टी। हमारा पीडीएफ का एक्सप्रेशन क्या हो गया, टी पी एक्स इंटू म्यू एक्स प्लस टी। ठीक है, पीडीएफ सीडीएफ क्या था, टी क्यू एक्स था, पीडीएफ क्या हो गया, टी पी एक्स इंटू म्यू एक्स प्लस टी हो गया। अगर मुझे कोई भी प्रॉपर्टी निकालनी होती है ना, तो इस फंक्शन को जिस रेंज के बीच की, कहां से कहां तक की प्रॉपर्टी निकालनी है, वहां से वहां तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके निकालना होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना 12th में हमने ये पढ़ा था कि डेफिनेट इंटीग्रल में जब हमें किसी फंक्शन के नीचे का एरिया निकालना होता था, तो हम a से b तक उस फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे, तो हमें उसके नीचे का एरिया मिल जाता था। तो इसी तरह अगर हमें किसी दो वैल्यूज के बीच में इसके होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम वहां से वहां तक इस जो पीडीएफ है उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें उसकी एरिया मिल जाएगी, सॉरी एरिया मिलेगी, जो कि किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। जैसे मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई कि अगर म्यू पता हो और टी क्यू एक्स निकालना हो, तो सीधा क्या करना, टीपीएक्स निकालना और उसको 1 में से माइनस कर लेना, बताया भी मैंने आपको। अब एक और चीज देखते हैं, मान लो मैं आपको कहूं डी बाई डी टी ऑफ टी क्यू एक्स किसके बराबर था, अभी आपने बोला डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी क्यू एक्स किसके बराबर था, पीडीएफ के बराबर था, जो कि किसके बराबर था, टी पी एक्स इंटू म्यू एक्स प्लस टी के बराबर था। ठीक है, अगर मैं इस डी टी को इस तरफ ले जाऊं, अगर मैं इस डी टी को इस तरफ ले जाऊं, ठीक है, दोनों तरफ 0 से s तक इंटीग्रेट कर दूं, दोनों तरफ 0 से लेकर s तक इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, लेफ्ट साइड बन जाएगी एस क्यू एक्स, इंटीग्रेट होके ये हो गया टी क्यू एक्स, लिमिट डालनी है 0 से s तक, राइट साइड 0 से s टी पी एक्स इंटू म्यू एक्स प्लस टी की म्यू एक्स प्लस टी रही, ये बन गया एस क्यू एक्स माइनस 0 क्यू एक्स। ठीक है, एस क्यू एक्स तो एस क्यू एक्स रहा, 0 क्यू एक्स क्या होता है, याद करो, जो x पे जिंदा है x प्लस 0 पे मरा हुआ कैसे हो सकता है, तो x प्लस 0 पे उसके मरने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0 से s तक टी पी एक्स इंटू म्यू एक्स प्लस टी डी टी, विच इज एस क्यू एक्स अगर चाहिए हो तो 0 से s तक टी पी एक्स इंटू म्यू एक्स प्लस टी कर लेंगे। अब आप बोलोगे पहले तो आप बोल रहे थे टी क्यू एक्स निकालने के लिए टी पी एक्स निकाल के 1 में से माइनस कर दो, हाँ मैं अभी भी अपनी उसी बात पर कायम। अगर मुझे एस क्यू एक्स निकालना हो या मुझे टी क्यू एक्स निकालना हो, अगर मुझे टी क्यू एक्स निकालना होगा, मैं ये कर सकता हूं 0 से t तक एस पी एक्स इंटू म्यू एक्स प्लस एस डी एस, बट प्रैक्टिकली मैं ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे फिर से क्या निकालना होगा, एस पी एक्स का फंक्शन निकालना पड़ेगा। पहले एस पी एक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करूं, फिर जो फंक्शन है उसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेट करूं, तो मुझे कौन से आना मिलेगा, मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, सीधा सीधा टी पी एक्स निकालूंगा और उसको 1 में से माइनस कर दूंगा। फिर आप बोलोगे जब इसका यूज ही नहीं है, आप बोल रहे हो कि इसका यूज ही नहीं है, हमने करना ही वैसे, तो फिर इसको डिराइव करने की क्या जरूरत थी। इसका थियोरेटिकली यूज रहेगा, कहीं पर अगर हमें एस क्यू एक्स का एक्सप्रेशन या टी क्यू एक्स का एक्सप्रेशन लिखना होगा तो हम ये लिखेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि इसका यूज नहीं है, मैंने कहा इसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली हम डायरेक्टली टी पी एक्स निकाल के 1 में से माइनस करने वाला काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है बात। ये एक छोटी सी चीज इसमें और है, हम वो भी कर लेते हैं, तो एटलीस्ट ये टॉपिक जो है लाइफ टेबल वाला टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नहीं खत्म हुआ। ठीक है, ये टॉपिक की जो मैं बात कर रहा हूं कि जैसे एक और टर्म हमने एक एल एक्स निकालना, एल एक्स देखा था क्या होता है, एक हमने म्यू एक्स देख लिया क्या होता है।
ठीक है, एलएक्स के बेस पे टीपीएक्स निकाला, टीपीएक्स सब कुछ निकाला, म्यूएक्स भी हमने यूज कर निकालना सीख लिया आज किस तरह से। एक और लाइफ टेबल फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं dx, ठीक है। नाउ व्हाट इज dx? देखो x की एज पे lx लोग थे, x प्लस 1 की एज पे lx प्लस 1 लोग हैं। x की एज पे lx लोग थे, x प्लस 1 की एज पे lx प्लस 1 लोग हैं। तो lx से लेकर x प्लस 1 आने में lx प्लस 1 lx से कम होगा? नहीं, इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि lx जो है क्या बताता है, x पे कितने लोग जिंदा थे और x प्लस 1 पे कितने हैं। अब ये जरूरी थोड़ी कि मरना ही मरना किसी ना किसी को, हो सकता है कोई ना भी मरा हो तो lx हमारा lx प्लस 1 के बराबर भी हो सकता है, अदरवाइज lx प्लस 1 जो होगा जनरली lx से कम होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो lx लाइफ टेबल फंक्शन होता है दैट इज अ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोलते। डिक्रीजिंग के लिए जरूरी क्या है कि lx को लगातार कम होते रहना पड़ेगा, मतलब कोई नहीं मार रहा तो जबरदस्ती मार दो उसको, ठीक है, ऐसा नहीं। lx जो है नॉन इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीज नहीं हो सकता कि x पे अगर कम है x प्लस 1 पे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर x पे कम थे और x प्लस 1 पे ज्यादा है, इसका मतलब कुछ मरे हुए लोग जिंदा हो गए हैं, तो आप ये टेबल वेबल छोड़ के सब भागते फिरोगे आप, ठीक है। सो lx प्लस 1 हमेशा हमारा lx से उससे कम होगा। तो जो lx प्लस 1 में कमी आई है, lx में से जो lx प्लस 1 कम हुआ है वो किस वजह से हुआ है? लोग मर गए होंगे। जो मरे होंगे वो x से लेकर x प्लस 1 के बीच में मरे हैं, तो जो x से लेकर x प्लस 1 के बीच में मरने वाले लोगों का काउंट हम बोलें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव्स हु डाई बिटवीन x एंड x प्लस 1 हो, इसको हम dx से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव्स हु डाइड बिटवीन x एंड x प्लस 1 आर डिनोटेड बाय dx। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव्स, नॉट द नंबर ऑफ लाइव्स, ठीक है। जैसे lx भी क्या था, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव्स हु आर अलाइव एट एज x। अगर मुझे qx को लिखना हो, मैं 1 माइनस px लिखता हूं, इसको मैं lx प्लस 1 डिवाइड बाय lx कहता हूं, इसको मैं lx माइनस में lx प्लस 1 डिवाइड बाय lx कहता हूं, इसको मैं dx अपॉन lx कह सकता हूं, इसको मैं dx अपॉन lx कह सकता हूं। तो अगर मुझे qx निकालना हो तो मुझे जस्ट क्या करना है, मुझे dx अपॉन lx करना है। अब dx की वैल्यू भी आपको टेबल में ना प्रोवाइडेड है, जैसे मैंने म्यू की वैल्यू दिखाई आपको, ऐसे ही q की वैल्यू दिखाई, q से पहले आपको dx का भी वैल्यूज दे रखा है, ठीक है। dx का भी आपको टेबल में कॉलम है, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा dx डिवाइड बाय dx प्लस 1 निकालने में, ठीक है। तो जो लोग x से x प्लस 1 के बीच में मरे वो dx में काउंट होंगे। पर अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि x की एज पे तो lx लोग थे, x प्लस n की एज पे lx प्लस n लोग हैं, x की एज पे lx लोग थे, x प्लस n की एज पे lx प्लस n लोग हैं, तो lx में से जो lx प्लस 1 n माइनस हुआ है, तो क्या मैं इसको dx प्लस n कह दूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, जो लोग x से लेकर x प्लस n तक पहुंचे हैं, इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो x प्लस n प्लस जो x प्लस 1 तक मर गए होंगे, जिसको हम dx कहेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो x प्लस 2 तक मर गए होंगे, जिनको हम dx प्लस 1 कहेंगे। जो लोग x प्लस 1 से x प्लस 2 तक मरे होंगे, x से x प्लस 2 तक को हम इकट्ठा नहीं ले सकते, जो x प्लस 1 से x प्लस 2 तक मरे होंगे वो dx प्लस 1 कहलाएंगे। फिर x प्लस 3 तक वाले dx प्लस 2 कहलाएंगे, एंड x प्लस n माइनस 1 से x प्लस n तक मरने वाले dx प्लस n माइनस 1 कहलाएंगे। तो अगर मैं dx प्लस 1, dx प्लस 2 सो ऑन dx प्लस n माइनस 1 ऐड कर दूं, तो इनका सम जो होगा वो lx माइनस lx प्लस n के बराबर होगा। यानी x की एज पे कितने लोग जिंदा थे, उसमें से x प्लस n की एज तक कितने लोग जिंदा हैं। तो जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया है? बीच में मरने वाले लोग। बीच में मरने वाले लोग कुछ x की एज पे मरे होंगे, कुछ x प्लस 1 पे, कुछ x प्लस 2 पे, कुछ x प्लस 3 पे, कुछ x प्लस 4 पे, कुछ x प्लस n माइनस 1 से लेकर x प्लस n के बीच मरे होंगे। उन सभी को अगर हम सम अप कर देंगे तो हमारा
आ जाएगा कि x से लेकर x प्लस m के बीच में जो कमी आई है इन सभी लोगों की वजह से आई है। ठीक है, सो आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो आज हमने क्या क्या किया, हमने किया फोर्स ऑफ मोटालिटी एंड हमने किया dx। ये दो चीजें हमने आज की क्लास में की हैं।